हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। लास्ट क्लास में हमने मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी का कंसेप्ट डिस्कस किया था। उसके नीट एग्जाम के लास्ट 37 ईयर के पीवाई क्यू डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में हम वेक्टर और मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बेस पे पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे। सो अपकमिंग नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपने इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है, मैक्सिमम शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर एडिशन, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। वेक्टर क्वांटिटीज आर दूज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड along with its direction. On the other hand, the scalar physical quantity are those quantity which have only the magnitude but there is no direction associated with the scalar physical quantities. So अगर आप देखो जरा ध्यान से, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द मोशन। एंगुलर मोमेंटम, अगर आप ध्यान से देखोगे, एंगुलर मोमेंटम को अपना एल से रिप्रेजेंट करते हो। एंगुलर मोमेंटम को अपना पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हो। फर्दर आप इसको MVR भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड की सेंस में। सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या है कि ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब बाकी भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हीट क्या है? हीट एक एनर्जी की फॉर्म है और एनर्जी क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और फाइनल ऑप्शन दोबारा फिर एनर्जी है, वो क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। सो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम इज द राइट आंसर। इफ ए यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये एक वेक्टर है, आपको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस वेक्टर की क्या स्पेसिफिकेशन है? ये एक ना यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? इज इक्वल टू 1। वेक्टर विद मैग्नीट्यूड यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। सो अगर आप ध्यान से देखो जरा, यूनिट वेक्टर को आप ना जैसे कैप से डिनोट करते हो, क्या वैल्यू गिवन है? 0.5 i माइनस में 0.5 j प्लस सी के। अब आपको यहां पे ना c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है काफी ये क्वेश्चन। एज हम क्या लिखेंगे? एज फॉर ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए आप ना क्या लिख सकते हो? जो यूनिट वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे वो आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। स्टिल इज इक्वल टू, अब आपने इस वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है 0.5 i प्लस 0.8 j, सॉरी माइनस में 0.8 j प्लस सी के इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अगर आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा? उस वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर विद इन अंडर रूट प्लस उस वेक्टर के ना y कंपोनेंट का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में 0.8 है प्लस z कंपोनेंट का, उसकी वैल्यू c है, इज इक्वल टू 1। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है? अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हो, दोनों तरफ अपना स्क्वायर कर दो। 0.5 का जब आप अपना स्क्वायर करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइड में 10 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? 0.25 वैल्यू आएगी। 0.8 का जब आप स्क्वायर करते हो, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड में 10 का स्क्वायर 100 यानी कि 0.4 प्लस में आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टिल इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना ये वैल्यू ना राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या वैल्यू आती है? 5 और 4 9 6 2 8। इसका मतलब क्या हुआ? सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? अगर आप इसको फर्दर सब्ट्रैक्ट करते हो, 1 को आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे, ये वैल्यू आपको मिलती है 0.11। स्टिल इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है? अंडर रूट के अंदर 0.11। 0.11 का अगर आप ना अंडर रूट कंसीडर करोगे आपको पास क्या वैल्यू मिलती है? आपको फर्दर 0.1 के अंडर रूट को जब आप कंसीडर करते हो
आप इसको फाइनली चेक कर लेना। यानी कि 11 डिवाइडेड बाय 100 का आपने क्या कंसीडर करना, अंडर रूट 100, सॉरी 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा 1/10। अब अंडर रूट 11, अब देखना जरा 11 एक ऐसा नंबर है जो ना 9 और किसके बीच में लाई करेगा, 9 और 16 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 3 से बड़ा वैल्यू आएगी और 4 से छोटी आएगी। तो उसके अप्रोक्सीमेटली जो आपका आंसर बनेगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर बनता है 0.39, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल यूनिट वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स। क्या कंसीडर किया हुआ, मान लीजिए आप ना दो वेक्टर कंसीडर करते हो, दो वेक्टर के ना सम का अगर आप ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो, मैग्नीट्यूड आपको कंसीडर करना है a प्लस बी का, ये किसके इक्वल है, उन दोनों वेक्टर के ना मैग्नीट्यूड, सॉरी उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल, यानी कि a माइनस बी के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब आपने सबसे पहले क्या करना, स्केयरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ अपना स्केयर कर दीजिए। स्केयर करने पे ये वैल्यू मिलती है आपको। अब जब आप ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो, वहां पे आपके पास ना अंडर रूट में वैल्यू आती है, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर। आप ऐसा कीजिए, यहां पे स्केयर मत लगाइए, हम ना इसके मैग्नीट्यूड का ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं। हम ये मान के चलते हैं, अब इन्होंने ना दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रखा है हमसे, तो हम एंगल को ना थीटा कंसीडर करके चलते हैं। लेट थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं कि लेट थीटा, थीटा क्या है, एंगल है किसके बीच का, क्योंकि आपको ना वेक्टर ए और बी के बीच की एंगल की वैल्यू चाहिए, ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। सो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। अगर हमने उनके बीच के ना थीटा एंगल कंसीडर किया हुआ, स्टिल इज इक्वल टू, अब उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी कोसाइन ऑफ थीटा। आपको पता है यहां पे ना माइनस साइन क्यों आया, जब आप वेक्टर ए में ना वेक्टर बी वेक्टर का नेगेटिव ऐड करते हो, उसी का मतलब होता है सबट्रैक्शन। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा एग्जिस्ट करता तो ए और माइनस बीच के बीच, सॉरी माइनस बी के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। सो कोस 180 डिग्री आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, -1। उस वजह से ना नेगेटिव साइन हमने यहां पे कंसीडर किया। स्टिल इज इक्वल टू, अब आप ना दोनों तरफ ना स्केयर कर दो, स्केयर करने के बाद आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल में अगर लिखूं यहां पे ट्वाइस ऑफ ए बी कोसाइन थीटा इज इक्वल टू माइनस में ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी कोसाइन ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स ए इंटू बी कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो क्या है, नॉन जीरो है। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 90 डिग्री आ जाएगी। 90 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनके जो सम का मैग्नीट्यूड है वो उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के इक्वल रहेगा। डायग्रामेटिकली भी आप इसको ना ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपके पास बी है, ये क्या है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब जब आप यहां पे ना a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कंसीडर करोगे ना, यहां पे आपको वेक्टर मिलेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। उसके बाद सबसे पहले हमको ना माइनस बी वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस बी वेक्टर। और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जब आप यहां पे कंसीडर करते हो फर्दर, यहां पे आपको क्या वैल्यू मिलती है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो ये जो वेक्टर होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, अब यहां पे ये सिचुएशन दे रखी है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज, यानी कि सेम क्वेश्चन है ये तो जो हमने अभी डिस्कस किया था। वहां पे बस इस सिंबल को ना थ्योरेटिकल वे में लिखा हुआ था, तो एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेम एज प्रीवियस। सो आपने ये ट्राई कर लेना क्वेश्चन,
यानी कि 4 टाइम्स आया हुआ है ये नीट के एग्जाम में। लास्ट ये 16 में आया था, उससे पहले 6 में, 91 और 96 में, इस तरीके से आया हुआ है। अब यहां पे देखना जरा, यहां पे अगर आप ना दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, सॉरी दो वेक्टर को जब आप ऐड करते हो ना, यानी कि सम ऑफ टू वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल गिवन है? उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल, ए मैग्नीट्यूड माइनस में बी का मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू गिवन है। अब इस सिचुएशन में आपको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनके बेसिकली डिफरेंस के। अच्छा यहां पे ध्यान रखना, यहां पे आप ना ये यहां पे ना सम का साइन कंसीडर कर लेना, पॉजिटिव आएगा यहां पे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे आप सोल्व करते हो, ये तो सिंपल है। दो वेक्टर का आप ना जब देखना जरा, ए का मैग्नीट्यूड में बी का मैग्नीट्यूड जब आप ऐड कर रहे हो तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, सिंपल। यहां पे तो इनके बीच का एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। आप इसको डायग्राम से कर लीजिए। जैसे ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये तो है आपके पास वेक्टर ए, इसमें तो आपको ना ज्यादा, और ये क्या है आपके पास वेक्टर बी, समझ रहे हो। अब आप जब इन दोनों वेक्टर को ना ऐड कर दोगे, जब आप इनको ऐड कर दोगे ओवरऑल, क्या हो जाएगा, a प्लस बी उनके सम का मैग्नीट्यूड है। अब देखना जरा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। सिंपल, वो क्या होने चाहिए, वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अगर यहां पे ना माइनस साइन होता, अब देखना जरा, इसमें एंटी पैरेलल वाला केस डिस्कस ही नहीं किया हुआ, 180 डिग्री आंसर में है ही नहीं, तो 0 डिग्री है। पैरेलल है ना एक दूसरे के, थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 डिग्री। अगर यहाँ पे ना माइनस साइन होता, तब उनके बीच में आंसर की जो एंगल आता उसकी वैल्यू आती 180 डिग्री, यानी कि एग्जैक्टली वो क्या हो जाते, एक दूसरे के ना ऑपोजिट हो जाते। सो इस तरीके से आप ना प्रोसीड कर सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह भी आप ना ये एक्सपेंड करके भी आप कर सकते हो, आंसर आपको तब भी यही मिलेगा। आप एक बार इसको एक्सपेंड करके भी कर लेना, अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी। तीन वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड आपको ना सेपरेटली गिवन है। वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 4 गिवन है। और फर्दर वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5। अब इन्होंने ये कंडीशन दे दिया कि अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी आप ऐड करते हो तो आपको वेक्टर सी मिलता है। अब आपको ए और बी के बीच के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल। क्या सिचुएशन है, यहां पे जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है ना, उसको किसके इक्वल कंसीडर किया हुआ, सी के इक्वल। ध्यान देना यहां पे इन्होंने ना वेक्टर सम, ए और बी का वेक्टर सम इज इक्वल टू वेक्टर सी। मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लेंगे, सिंपल। ये लिखा हुआ वेक्टर सेंस में, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ना वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और हम इसको ना स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्केलर फॉर्म के लिए क्या करेंगे, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड। आप ना दोनों तरफ ना मैग्नीट्यूड कंसीडर कर लो, दोनों तरफ आपको ना क्या कंसीडर करना है, इनका ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। अब ए और बी के बीच का ना एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको मैग्नीट्यूड इनके ऑलरेडी गिवन है। जब आप इसका ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो, क्योंकि आपको ना वेक्टर ए और बी के बीच के एंगल पूछ रखा है, उसको ना थीटा मान लीजिए। जब मैग्नीट्यूड आएगा तो क्या वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड सी के इक्वल है। फर्दर दोनों तरफ जब आप ना स्क्वायर कर दोगे, अब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा 16 प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, यानी कि ये बन जाएगा 24, और ये बन जाएगा कोसाइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ सी उसकी वैल्यू आपके पास 5 है। स्टिल इज इक्वल टू, अब यहां से आपके पास है ना 24 कोसाइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 5 में से आप ना 9 सब्ट्रैक्ट करोगे -4 आ जाएगा, -4 में से -16 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे -20 आ जाएगा। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आपके पास आती है कोसाइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव में। 20/24 को 2 पे कैंसिल कर दो, या अपना 4 पे कैंसिल कर दो, 5 डिवाइडेड बाई 6 कोसाइन इनवर्स माइनस में
5 डिवाइडेड बाय 6 को अगर आप ना फर्दर सोल्व करते हो, 6 जा 5 24, सी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है। एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, ट्वाइस ऑफ n टू बी 12, उसका डबल 24 को साइन थीटा, सी का मैग्नीट्यूड 5 है। फर्दर 24 को साइन थीटा, 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे -4 आएगा, -4 में से 16 करोगे माइनस में 20 आ जाएगा, माइनस में 5 4 पे कैंसिल कर दोगे वो आ जाएगा 6, माइनस में 5 डिवाइडेड बाय 6। अब इसके ऑप्शन को नहीं मैच किया, मैं एक बार ना इसके ऑप्शन चेक कर लेता हूं, बाय मिस्टेक ऑप्शन अगर गलत लिखे गए हो तो यही हो सकता है इसका रीजन। तो नहीं, ऑप्शन तो ठीक है, कैलकुलेशन में ही है गड़बड़। इनके मैग्नीट्यूड आपको क्या दे रखा है, 3 4 और 5 दिया हुआ है। एक बार हम ना इसको कंसीडर करते हैं दोबारा, a प्लस बी लिखा हुआ, अब देखना जरा ध्यान से, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, इनका प्रोडक्ट आपके पास 12 बनता है 24 आ जाएगा। c का मैग्नीट्यूड 5 है, अरे यहां पे 25 लिखना था, यहां पे क्या लिखना था 25 लिखना था। 25 जब आप लिखोगे सिंपल, ये वैल्यू आपको कितनी मिलती है 0, और जब ये वैल्यू आपको 0 मिलती है इसका मतलब कोसाइन थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू कोस 90 पे आपको ना 0 प्रोवाइड करता है, 90 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर, पाई डिवाइडेड बाय 2। सो इस तरीके से आपने ना ये माइनर मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना है। कई बार हम क्वेश्चन को स्पीड में जैसे करते हैं ना तो ये माइनर मिस्टेक हो ही जाती है ड्यू टू ह्यूमन एरर, इस बात का आपने ध्यान रखना है, इन चीजों को अवॉइड करना है। पोजीशन वेक्टर गिवन है एक पार्टिकल के, अच्छा अच्छी बात अगर गिवन है तो, सॉरी, एक पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर गिवन है, टाइम डिपेंडेंट पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है 4t i प्लस ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा j। अच्छा k कंपोनेंट भी है साथ में, कोई बात नहीं k को भी लिख लेंगे हम, k भी लिख लिया हमने साथ में, t को सेकंड में रिप्रेजेंट किया हुआ, r को मीटर में एक्सप्रेस किया हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सिंपली t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको ना वेलोसिटी की डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब ये 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर है, जब आपको ना इसका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका ना पोजीशन कोऑर्डिनेट है आपको इसको ना टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जस्ट स्टिल इज इक्वल टू, यानी कि d डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ, जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो 4ti प्लस 2t स्क्वायर, और ये बन जाएगा j, और प्लस में आपको लिखना पड़ेगा 5k, स्टिल इज इक्वल टू 4 इंटू टी, 4 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 बन जाएगा, तो पहली टर्म आपको प्रोवाइड करेगी 4i प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में ट्वाइस ऑफ t आ जाएगा, यानी कि यहां पे आपको मिलता है टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट y, ये बन जाएगा j। फाइनली 5 एक कांस्टेंट नंबर है तो ये बन जाएगा 0, इसका डेरिवेटिव 0k बन जाएगा। अब t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये जो टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी आई है इसकी वैल्यू आपको t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे फाइंड आउट करनी है। जब आप 1 सेकंड पे करोगे t की वैल्यू को सिंपल अपना 1 पुट कर देना, t को 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4j। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करना पड़ेगा ना, जो वेलोसिटी की वैल्यू हमने 1 सेकंड पे इवेल्युएट किया, आपको इसका मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 32। 32 को आप लिख दोगे ट्वाइस ऑफ 16, यानी कि 4 अंडर रूट 2 वेलोसिटी या तो मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर इसका। उसके बाद देखना जरा ध्यान से, अब आपको इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही तो करनी है, तो कर लेंगे उसको भी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ऑफ थीटा कंसीडर करना पड़ेगा, इसके y कंपोनेंट को आप इसके ना x कंपोनेंट से डिवाइड कर दीजिए वेलोसिटी के,
अब इंटरेस्टिंग बात यह है जेड कंपोनेंट तो इसके अंदर है ही नहीं देखा जाए तो। वाई कंपोनेंट इसका कितना है 4, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। 4 अंडर रूट 2 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और 45 डिग्री पे वो इंक्लाइंड है, एक्स वाई प्लेन के अंदर हम बात कर रहे हैं। अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखो जरा, पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको ना स्पेस में गिवन था, ये 3 डायमेंशनल, और वेलोसिटी इसकी ना प्लेन के अंदर है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन। उसके अंदर जेड कंपोनेंट इन्वॉल्व ही नहीं है ना। होप यू एंजॉय द क्लास वेरी मच। नेक्स्ट वन इज एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे रखे एक पार्टिकल के, टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, अच्छी बात है। एक्स और वाई मीटर में, टी को सेकंड में एक्सप्रेस किया होगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 सेकंड पे इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछ रखी है आपसे। क्या दिया हुआ, पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और वो भी ना एक्स और वाई अलग अलग मेंशन किया हुआ है। एक्स की वैल्यू दे रखी है सिंपल 5t माइनस में ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर। उसके बाद अगर आप बात करते हो वाई कोऑर्डिनेट इसका गिवन है 10 टाइम्स टी। एक्सेलेरेशन पूछ रखी है, सबसे पहले तो आप इसका ना पोजीशन वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हो, आर की टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। आर को कैसे लिखोगे, एक्स आई प्लस वाई जे। आर का डेरिवेटिव करोगे उसमें भी ना एक्स कंपोनेंट अलग से करना पड़ेगा, वाई कंपोनेंट अलग से करना पड़ेगा। इस वजह से हम ना डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मैं पहले आपको लिख के बता देता हूं कि हेयर अगर आप इसका ना पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो, अगर आप इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्स आई प्लस वाई जे, सिंपल। अगेन अब क्या करते हैं, वेलोसिटी का ना एक्स कंपोनेंट इवेल्युएट करते हैं। वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका ना एक्स कोऑर्डिनेट है ना उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है दोनों क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, और हमको फाइनली एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले तो वेलोसिटी करेंगे ना फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ चेंज से, तो ये बन जाएगा d डिवाइडेड बाई डी टी ऑफ, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करके लिख दूं, 5 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, माइनस में ट्वाइस ऑफ t, 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 4 टाइम्स t, तो 4t बन जाएगा। ये तो है इसका y x कंपोनेंट। उसके बाद अगर आप ना वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली जो इसका ना y कोऑर्डिनेट है, पोजीशन कोऑर्डिनेट है, उसका टाइम डेरिवेटिव आप इवेल्युएट कर लो, यानी कि 10t का डेरिवेटिव करोगे ये बन जाएगा 10 आ जाएगा सिंपली। अब फर्दर क्योंकि हमको फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन, अगेन अब आपको क्या करना है, सिंपल यहां पे एक्सेलरेशन का ना x कंपोनेंट इवेल्युएट कर लो सिंपली, तो वो क्या आएगा, वेलोसिटी के x कंपोनेंट का टाइम डेरिवेटिव कंसीडर कर लो। इसका मतलब है एक्सेलरेशन का जो x कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो क्या था, एक बार मैं यहां इसको मेंशन कर देता हूं, ये है सिंपली 5 माइनस में 4 टाइम्स t। अब इनके बीच में ना सबट्रैक्शन का सिंबल है, 5 का डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा, 4 टाइम्स t का डेरिवेटिव करोगे, 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ये वैल्यू आपको कितनी प्रोवाइड करेगा, माइनस में 4। ध्यान देना एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट ना टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। ऑल्सो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट पे आ जाइए, y कंपोनेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी के y कंपोनेंट का आपको ना टाइम डेरिवेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि वो एक सिंपल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर के अंदर कोई टाइम वेरिएशन नहीं होती, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, टाइम डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एक कांस्टेंट नंबर का। ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें, हमको ना एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन को सबसे पहले तो आप ना वेक्टर सेंस में लिख दोगे, और फाइनली आपको उसका ना मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। आंसर में वेक्टर नहीं है ना, आंसर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आएगा, माइनस में 4i। अब एक्सेलरेशन का जब आप ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो, माइनस में 4i का मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा चलो ठीक है, इन्होंने ना इसको डायरेक्शन, अच्छा टाइम की वैल्यू दे रखी है 2 सेकंड, टाइम से तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सिर्फ एक्सेलरेशन पूछ रखी है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रखा, सही है बात इनकी।
सो -4i यानी कि -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये एक्सेलेरेशन इसकी क्या है, -x एक्सिस की तरफ है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप इसकी वैल्यू को -4 कंसीडर करो फिर आप इसको लिख सकते हो कि x एक्सिस की तरफ है। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया हुआ है, वेक्टर आर है जो, वो कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, 4 टाइम्स साइन 2πt, और ये बन जाएगा, ये तो इसका ना x कंपोनेंट है, और फर्दर जब आप इसका ना y कंपोनेंट लिखोगे, हम ना 4 को कॉमन लेके ही लिख देते हैं ओवरऑल। सॉरी, 4 को अपना ओवरऑल कॉमन लेके लिख दो, एक्स वाई प्लेन के अंदर है ये आ जाएगा कोसाइन फंक्शन, और ये आ जाएगा 2πt, और ये लिखा हुआ इसका ना j कंपोनेंट। पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको ना एक्स वाई प्लेन के अंदर गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है आपको। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, एक्सेलेरेशन वेक्टर की फॉर्म में पूछ रखी है, और एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड भी पूछ रखा है। अब हम इनको ना सीरियल वाइज ही चेक करेंगे, क्योंकि आप ये जरा ध्यान से देखना, एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास वेलोसिटी की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सो वेलोसिटी निकालेंगे सबसे पहले तो वेक्टर सेंस में, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ऐसे ही एक्सेलेरेशन वेक्टर सेंस में, और फिर एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड। कैसे प्रोसीड करोगे, पोजीशन कोऑर्डिनेट से अगर आपको ना वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, यहां पे सिंपल पोजीशन वेक्टर का ना टाइम डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगी, d/dt ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब आपने क्या करना है, इसका ना डेरिवेटिव कर देना, 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, यानी कि d/dt आपको लिखना पड़ेगा किसके लिए, हम यहां पे ना i कोऑर्डिनेट भी पहले मेंशन कर देते हैं, i x कोऑर्डिनेट इसका, d/dt किसका कंसीडर करना पड़ेगा आपको, साइन फंक्शन का, ये बन जाएगा साइन 2πt, ये तो इसका x कंपोनेंट है, और प्लस में जब आप इसका ना y कंपोनेंट लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा d/dt ऑफ किस फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का 2πt सिंपली। इस तरीके से आप इसकी ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो वेक्टर सेंस में। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो ना, वेलोसिटी की क्या वैल्यू आएगी, 4 तो ओवरऑल बाहर ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखना जरा, साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसाइन, और कोसाइन का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। साइन का डेरिवेटिव करोगे आपके पास वैल्यू हो जाती है कोसाइन 2πt, और अंदर जाके एंगल का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 है, और एंगल का जो 2π है वो बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख पाओगे। अब कोसाइन का डेरिवेटिव होता है माइनस में साइन, तो ये बन जाएगा 2π, और ये बन जाएगा साइन 2πt, और ये बन जाएगा j। ओवरऑल हमने ना वेलोसिटी की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली वेक्टर सेंस में, वेलोसिटी का आपको ना मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपसे ना मैग्नीट्यूड पूछ रखा है। अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो ना, तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, जब भी ना कोसाइन और साइन फंक्शन की आप बात करते हो, हम इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। 4 हमने ना बाहर निकाल रखा हो बेशक, लेकिन इसका ना स्केयर आपको लिखना पड़ेगा। अब जो इसका x कंपोनेंट है उसका स्केयर फर्दर, तो दोनों में से ना 4π स्केयर कॉमन आ जाएगा, या फिर हम ये कहें, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2π का ना स्केयर इसमें से कॉमन आ जाएगा बाहर। और मल्टीप्लाई में कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये वैल्यू आपको 1 प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल ये किसके इक्वल आएगा, 2π स्केयर का अंडर रूट ये बन जाएगा 2π, 4 के स्केयर का अंडर रूट ये बन जाएगा 4, तो ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है 8π मीटर/सेकंड। आंसर इन्होंने लिख रखा है 8 मीटर/सेकंड। आपको ना रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, यही क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। आंसर तो ये करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट ये रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रखी है, और ऑप्शन चेक करने की नीड ही नहीं रहेगी अब यहां पे। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज,
एक पार्टिकल की मोशन है जो उसकी ना पोजीशन कोऑर्डिनेट है, जीरो टाइम की वैल्यू पे पोजीशन कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एट टी इज इक्वल टू जीरो, 0 सेकेंड पे जो उसके ना पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2,3। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद जो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो क्या है 13 मीटर और फर्दर 14 मीटर। यूनिट आप इसमें मेंशन कर लेना। अगेन एट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, और अगर आप ना 5 सेकेंड की बात करते हो 2 मीटर 3 मीटर, अच्छा यहां पे आपके पास आएगा 6 मीटर और 7 मीटर, और फाइनली 5 सेकेंड पे जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उनकी वैल्यू क्या दे रखी है 13 मीटर, और ये बन जाएगा 14 मीटर। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम 0 टू 5 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पे ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब जब भी आप ना वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हो उसके लिए आपको ना एक तो जिन दो लिमिट के बीच में पूछ रखी है, जैसे 0 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में पूछ रखी है, सो आपको ना 0 सेकेंड पे उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट अगर पता है और फाइनली 5 सेकेंड पे अगर आप उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट पता है तो आप क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखना जरा ध्यान से, अगर आप ना वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की जब आप बात करते हो ना, एवरेज वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिंपली। अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए R2 है, और ये वैल्यू कितनी टाइम पे है 5 सेकंड पे, माइनस में R1 वेक्टर ये 0 सेकंड पे, डिवाइडेड बाय यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 5 सेकंड माइनस में 0 सेकंड, स्टिल इज इक्वल टू। सो यहां पे आप ना जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हो, पोजीशन कोऑर्डिनेट ना 5 सेकंड पे क्या वैल्यू गिवन, आपको ये वैल्यू गिवन है 13 है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये बन जाएगा सिंपल 13i प्लस में ये बन जाएगा 14j, माइनस में 0 सेकंड पे देखो जरा, 0 सेकंड पे ये है, ये बन जाएगा 2i प्लस 3j, और डिवाइड में आपको ना टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 5। और ये वेक्टर आपको ना एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछ रखा, ना कि उसका मैग्नीट्यूड, तो हम वेक्टर सेंस में उसको कर ही रहे हैं, हम वेक्टर सेंस में उसको प्रोसीड कर रहे हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कई बार मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है इसका, 1 डिवाइडेड बाय 5 अलग से मेंशन कर लीजिए। जो i यानी कि x यूनिट वेक्टर x है, जो यूनिट वेक्टर i है उसके कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 11i आ जाएगा। अब जो यूनिट वेक्टर j है उसमें से j वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, 14 में से 3 करोगे ये बन जाएगा माइनस में 11j। 11 को आप ओवरऑल कॉमन लेके भी लिख सकते हो, यानी कि लास्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। अच्छा यहाँ पे माइनस साइन का है इशू अभी, ठीक तो है, 14 लार्ज नंबर है ना, ये प्लस ही तो आएगा, तो ये क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और वेक्टर सेंस में ही आपने इसको रिप्रेजेंट करना था। 11 को आपने कॉमन लेके लिख लेना, 11/5 यूनिट वेक्टर i प्लस यूनिट वेक्टर j, आप 11 को कॉमन लेके लिख सकते हो यहां से, है ना। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। एक बॉडी की मोशन है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन आपके पास टुवर्ड्स ईस्ट। अब ये क्वेश्चन आपको ना डायग्राम से करना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन से आपको ना ड्रॉ करके ये करना पड़ेगा क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। एक्स वाई कहें या फिर आप इसको ना जैसे देखो नॉर्थ साउथ, ये बन जाएगा ईस्ट और ये बन जाएगा वेस्ट। एक बॉडी की मोशन है विद वेलोसिटी 13 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड की जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि यहां पे जब आप उसकी ना वेलोसिटी का v1 कंपोनेंट लिखोगे, v1 वेलोसिटी वेक्टर, कितनी वैल्यू है उसकी 13 मीटर पर सेकंड लिखोगे आप यहां पे ईस्ट डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी। 10 सेकंड के बाद जो उसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड है, अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हो जाएगी,
नॉर्थ डायरेक्शन में उसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 10 सेकंड के बाद। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन की वेलोसिटी को यहीं पे आप अगर एक्सप्रेस करते हो कुछ इस तरीके से, ये उसकी क्या है, वेलोसिटी v2। या आप ना यहां पे भी कर सकते हो, उसको ओरिजिन से भी डिस्प्लेस दिखा सकते हो, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी वो ईस्ट डायरेक्शन में मोशन में था, तो हमने वहीं से जो सेकंड वेक्टर है उसका जनरेट कर दिया। और वो वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड। सही है बात। नॉर्थ डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एवरेज एक्सेलरेशन, मान लीजिए कैपिटल ए से हम ना एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को सिंपली। अब आप ये देखना जरा ध्यान से, 10 सेकंड के दौरान ये कितना चेंज आया, 10 सेकंड के दौरान ये चेंज आया वेलोसिटी का। अब हम ना वेक्टर को भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि आप इसको ना, हमको सिंपल क्या करना है यहां पे देखना जरा। अगर आप ना एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हो तो ये होता तो वही है, एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप ना वेलोसिटी के चेंज की बात करते हो तब आप क्या करते हो, फाइनल वेलोसिटी में से ना इनिशियल वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करके ना उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे सिंपली। v2 में से ना आपने v1 का माइनस कंसीडर करना है। जो सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने पहले ये चीज यहां पे लिख दिया है। फर्दर आप इसमें क्या, इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, आप ना v2 वेक्टर में v1 वेक्टर का ना नेगेटिव लिख सकते हो और डिवाइडेड बाय t। अब v1 वेक्टर का ना नेगेटिव वेक्टर आपको ना कंसीडर करना पड़ेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। v1 का ना माइनस वेक्टर अगर आप ना यहां पे ड्रॉ कर देते हो, ये वेक्टर आपके पास क्या बनेगा, माइनस में v1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब v2 वेक्टर, हर वेक्टर को आप उसके ना पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हो, यानी कि ये वेक्टर यहां पे आ जाएगा। यानी कि फाइनली जो आपके पास है ना v2 वेक्टर आएगा, वो वेक्टर ना यहां पे आ जाएगा। हर वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हो। अब आपने क्या करना, v2 में से ना v1 की सब्ट्रैक्शन, यानी कि अब इन दोनों वेक्टर का आपने सिंपल ना रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो ये जो आपके पास है ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा ये। अच्छा एक मिनट, ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी को। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब बस इसको ना मैथमेटिकली सोल्व कर दीजिए। जो v2 है ना, v2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये आपके पास आ जाएगा 40 और ये है नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन को अगर आप ना वाई एक्सिस मान के चलो, नॉर्थ डायरेक्शन के अलोंग ना यूनिट वेक्टर को आप मान लीजिए, यूनिट वेक्टर ना जे को मान लीजिए, जो स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। और ईस्ट के अलोंग यूनिट वेक्टर को आप ना आई से रिप्रेजेंट करते हो अगर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 40 जे माइनस में v1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 30 आई। इनका जो डिफरेंस है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है ना, और डिवाइड में टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। 10 सेकंड का इवेंट है ये, 10 सेकंड के इवेंट में ये वेलोसिटी के अंदर चेंजेस ऑब्जर्व हुए हैं। सो ओवरऑल जब आपके पास जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी, एवरेज एक्सेलरेशन को जब आप इन दोनों वेक्टर का ना डिफरेंस को कंसीडर करते हो, इसको आप फर्दर ना कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट के अंदर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ना परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, ये बन जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस, और ये बन जाएगा 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। फर्दर एवरेज वेलोसिटी की कितनी वैल्यू मिलती है आपको यहां से दोबारा, फिर न्यूमिरेटर में आपके पास आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 10 स्टिल इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट 5 है, 10 का 100 का अंडर रूट 10 बन जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि लास्ट ऑप्शन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है।
ट्राई इट योर सेल्फ। ट्राई इट योर सेल्फ एज दैट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें ना डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया हुआ है। जैसे देखो ये जैसे वेस्ट लिखा हुआ, साउथ वेस्ट लिखा हुआ, जैसे यहां पे देखना जरा, यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर था वो आया हुआ था नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, बस ये डिफरेंस है। यहां पे इन्होंने ना डायरेक्शन को मेंशन किया हुआ है। सो ये क्वेश्चन आपने सेल्फ से ट्राई करना है। अगर फर्दर आपको डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। एक पार्टिकल की ना एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन है और उसके जो एक्स और वाई है वो ना टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ए साइन ओमेगा टी, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दे रखी है, ए कोसाइन ओमेगा टी। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ना टाइम डिपेंडेंट दे रखे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर मोशन है। सो द पार्टिकल फॉलोज, पार्टिकल का पाथ आपको डिटेक्ट करना है सिंपली, जहां पे ना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व हो। अब आप यहां से क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू इवेल्युएट कर लो। हेयर साइन ओमेगा टी की वैल्यू इवेल्युएट कर लीजिए। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, ये मिलती है एक्स डिवाइडेड बाय ए, और साथ के साथ कोसाइन ओमेगा टी की वैल्यू, कोसाइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई डिवाइडेड बाय ए। अब जब आपको ना साइन और कोसाइन फंक्शन की वैल्यू मिलती है तब आपने आइडेंटिटी का यूज करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पे एंगल भी सेम होना चाहिए, हाँ यहां पे एंगल सेम है। यूजिंग आइडेंटिटी क्या लिखेंगे हम यहां पे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाय, यहां पे भी ए है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखना जरा ध्यान से, ये एक ना ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है और जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, ए यूनिट है। ये क्या है कि ना सर्कल को एक्सप्रेस कर रहा है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है, और जिसकी रेडियस कितनी है, ए यूनिट है। आपको सर्कल की इक्वेशन की तो नॉलेज होगी ना। बाकी मैं आपके लिए ना एक जो मैथमेटिकल टूल्स है एक उसका भी हम सेशन डिस्कस करेंगे। जितने भी फंडामेंटल मैथमेटिकल टूल्स हैं जो नीट एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग है, जैसे डेरिवेटिव हो गया, और अगर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का भी बेसिक आता हो क्वेश्चंस में ना, हम एक दिन डिस्कस करेंगे उसको एक ही क्लास के अंदर, ताकि मैथमेटिक्स तो सो फाइनली आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, एक सर्कुलर पाथ आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल की मोशन है ओरिजिन से, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसके कोऑर्डिनेट है कुछ टाइम के बाद उसके जो कोऑर्डिनेट है। अच्छा यहां पे आप एक चीज मेंशन कर लेना, यहां पे ना √3 आएगा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ना वाई वाला। एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं कि एक्स वाला √3 आया, वाई वाला, हाँ जी, इसका ना जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो √3 है। यहां पे अपना √3 मेंशन कर लेना, √3 आएगा। पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल, कुछ इस तरीके से ओरिजिन से ना उसकी मोशन स्टार्ट हुई है सिंपली। अगर आप देखो जरा ध्यान से, ओरिजिन से जब उसकी मोशन स्टार्ट हुई है, इनिशियली ना वो यहां पे प्रेजेंट था ओरिजिन पे 0,0 पे। अब इन्होंने ये कहा है स्ट्रेट लाइन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट एट ए लेटर टाइम। कुछ फाइनाइट टाइम के बाद जो उसका कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो गया ना, √3 की वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या है, √3 है। √3 का मतलब 1.73 और वाई कोऑर्डिनेट उसका 3 है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वो ना यहां पे आया होगा। ये जो पॉइंट P है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है √3, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 3 है। कुछ इस तरीके से आप इसको ना ड्रॉ कर सकते हो।
√3, 0 और ये पॉइंट बन जाएगा 0,3। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स विद द एक्स एक्सिस एन एंगल। अब ये जो इसका ना स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये ना थीटा डिग्री का एंगल अगर बनाए यहां पे, कितने डिग्री का एंगल आपको मिलता है यहां पे? टेंजेंट थीटा को इवेल्युएट करने के लिए आपको ना किस क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी यहां पे? अगर इस ट्राइंगल की आप बात करते हो, ये ओरिजिन है और इस पॉइंट को आप ना सी मान लीजिए। इन ट्राइंगल ओपीसी ट्राइंगल में अगर आप ना टेंजेंट थीटा कंसीडर कर दो तो ये बन जाएगा पीसी डिवाइडेड बाय ओसी। अब पीसी यानी कि जो इसका वर्टिकल है वाई कोऑर्डिनेट है उसकी मैग्नीट्यूड कितना है 3 और ओसी यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट √3। इसका मतलब क्या हुआ? टेंजेंट थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? सिंपली √3 आ जाएगी। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री आ जाएगी। 60 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि जब आप टेंजेंट ऑफ एंगल कंसीडर करते हो तो आपको ना परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना पड़ता है। इसका परपेंडिकुलर अलोंग द वाई एक्सिस है, उसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है और इस ट्राइंगल का जो बेस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है √3। नेक्स्ट वन इज, एक कार की मोशन स्टार्ट हुई है रेस्ट से। एक कार की मोशन स्टार्ट हुई है रेस्ट से। एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी एक्सेलेरेशन आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड ए बॉल इज ड्रॉप आउट ऑफ ए विंडो बाय ए पर्सन सीटिंग इन द कार। अब मान लीजिए जो कार की मोशन है ना वो एक्स एक्सिस की अलोंग है। लेट मोशन ऑफ कार इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो अगर आप इसका ना डायग्राम ड्रॉ करते हो, ये जैसे एक कार है। अरे भाई ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, क्या करें। ये कार की जो मोशन है ये ना एक्स एक्सिस की तरफ है। रेस्ट से इसकी मोशन स्टार्ट हुई है तो वेलोसिटी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है कार के लिए। एक्सेलरेट एट दिस रेट, और जो कार की अगर आप ना एक्सेलेरेशन की बात करते हो, कार की जो एक्सेलेरेशन है वो ना एक्स एक्सिस की तरफ है, वो वैल्यू कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 सेकंड के बाद क्या इवेंट होता है? एक ना इस कार से ना एक बॉल को ड्रॉप किया जाएगा बाहर, जो पर्सन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद वो जो बॉल है जिसको ना वो कार से मूविंग कार से बाहर थ्रो कर दिया, उसकी आपको ना वेलोसिटी और उसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप ना कार की एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कंसीडर करोगे, कोई वेलोसिटी नहीं है। कार की एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जो वो बॉल एक्स बाहर थ्रो किया ना, उस बॉल के लिए अगर हम लिखें मोशन ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन ऑफ बॉल अलोंग एक्स एक्सिस, अगर उस बॉल की मोशन अपना एक्स एक्सिस की तरफ कंसीडर करो, जिस स्पीड से कार चल रही है यानी जिस एक्सेलेरेशन के साथ कार चल रही है वही एक्सेलेरेशन एग्जैक्टली बॉल का भी होगा मूविंग इंटरवल के दौरान। इस केस में अगर आप लिखोगे बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी जो एक्सेलरेशन है वो बन जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको ना उसकी अगर आप ना फाइनल वेलोसिटी की बात करते हो, वो फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करती है 4 सेकंड के बाद। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। 4 सेकंड के बाद ना बॉल को ना बाहर फेंक दिया। जब बॉल को ना बाहर थ्रो करते हो उसका पाथ कैसा हो जाता है? पैराबोलिक पाथ हो जाता है। अब उसकी एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस की तरफ भी है और डाउनवर्ड भी है वाई एक्सिस की तरफ। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार भी तो एक्सेलरेट हो रही है एक्स एक्सिस की तरफ, तो कार अपनी एक्सेलरेशन भी उसको क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी, और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड भी हो जाएगी। एक्स एक्सिस की तरफ अगर आप उसकी ना, क्योंकि इन्होंने पूछ रखा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन,
सो पहले तो उसका ना, अगर आप ना फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो एक्स एक्सिस की तरफ, फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स, तो क्या लिख दोगे, यू एक्स प्लस ए एक्स मल्टीप्लाई विद टी। एक्स एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितने टाइम बाद 4 सेकंड के बाद, तो ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी आ जाएगी उसकी, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, और जो इसका एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट है अगर देखा जाए तो एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा जो कार की एक्सेलेरेशन है। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद इसने कार वाली एक्सेलेरेशन सिर्फ ना 4 सेकंड तक ही गेन करी थी। जैसे ही वो कार से बाहर चली जाएगी, यानी कि 5th और 6 सेकंड के दौरान उस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसकी एक्सेलेरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड सी बात है, 0 हो जाएगा। अब अगर हम उसकी मोशन की बात करते हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, अगर आप उसकी मोशन स्टडी करते हो वाई एक्सिस के दौरान, वाई एक्सिस की तरफ, अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लोग अगर आप देखो जरा, इनिशियल कोई भी वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की थी, वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी उसकी 0 मानने के रहे, क्योंकि जस्ट ना कार से उसको क्या किया हुआ, बाहर ना थ्रो किया हुआ है। एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस इन्होंने बोल रखा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 मीटर पर सेकंड आपने कंसीडर करना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वाई एक्सिस के लोग अगर आप ना इसकी फाइनल वेलोसिटी इवेल्युएट करते हो, वाई एक्सिस के लोग फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यू वाई प्लस ए वाई मल्टीप्लाई विद टाइम। वाई एक्सिस के लोग इसका मोशन होगा सिर्फ 2 सेकंड के लिए, क्योंकि 4 सेकंड तक तो ना कार के अंदर ही थी बॉल, उसको थ्रो किया ही नहीं था। सो नेक्स्ट जो 2 सेकंड है, यानी कि 5th और 6th सेकंड, यानी कि 2 सेकंड का आपको ना टाइम कंसीडर करना पड़ेगा। यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, टाइम की वैल्यू ना 2 सेकंड यूज करोगे। वेलोसिटी वाई एक्सिस के लोग 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू 10 है, टाइम कितना हुआ 2 सेकंड, तो ये बन जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। सो एक्स एक्सिस के लोग भी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, और वाई एक्सिस के लोग भी उसकी कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है अब फाइनली यहां पे। और अगर आप ना एक्सेलरेशन की बात करते हो, एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा उसका, सबसे पहले तो आप ना वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वेलोसिटी को आप ना क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी इन्वॉल्व है। एक्स कंपोनेंट कितना मिलता है आपको, 20i मिलता है, वाई कंपोनेंट मिलता है इसका 20j। सो फाइनली वेलोसिटी का जब आप ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे अंडर रूट के अंदर, ये बन जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, दोबारा फिर 20 का स्क्वायर यानी कि वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 20 अंडर रूट 2, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका, 20 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड। और अगर आप उसकी ना एक्सेलरेशन की बात करते हो, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अब क्योंकि ना फाइनली उसकी मोशन क्या होती है, एज ए फ्री फॉल मोशन है, तो फाइनली जो उसकी एक्सेलरेशन बन जाएगी, फाइनली कितनी बन जाएगी, मोशन अंडर ग्रेविटी है, एज फाइनल मोशन ऑफ द बॉल इज ए फ्री फॉलिंग मोशन। सो उसकी जो एक्सेलेरेशन है वो क्या बन जाएगी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल बन जाएगी, तो वो बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 अंडर रूट 2 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप ना डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक ऑब्जेक्ट को ना शूट किया हुआ है एक ना स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के बॉटम से।
अगर उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इनिशियली क्या है 60 डिग्री या हॉरिजॉन्टल के साथ, तब वो ना x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है प्लेन के अलोंग। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो? x1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा प्लेन के अलोंग। और अगर प्लेन का जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री पे डिक्रीज कर दिया जाए और उसी ऑब्जेक्ट को ना थ्रो किया जाए उसी स्पीड के साथ, तब वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है x2। x1 और x2 की रेशियो फाइंड आउट करनी है। कुछ इस तरीके का ना सिनारियो है। एक ऑब्जेक्ट को यहां से ना थ्रो किया गया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए सेम इनिशियल वेलोसिटी है, और जब इस प्लेन का इंक्लिनेशन इन्होंने बोल रखा है 60 डिग्री है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ना यहां तक पहुंच गया, इन्होंने बोल रखा है उस केस में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना? x1। x1 अमाउंट क्या करेगा? ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मान लीजिए मैक्सिमम हाइट पे चला गया तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 बन जाएगी। हम सबसे पहले ना 60 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन के लिए इसकी ना सोलो करते हैं। अब क्या इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो मोशन है वो ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, और अगर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है तो वो कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इंक्लाइंड प्लेन पे अगर आप ना डाउनवर्ड कंसीडर करते हो तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है g sin थीटा। सो अगर आप ना उसके रिवर्स इसको कंसीडर करते हो तो एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी? माइनस में g sin थीटा। जैसे वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन के लिए ग्रेविटी हम कंसीडर करते हैं प्लस g, और अगर एक ऑब्जेक्ट को आप ना ऐसे अपवर्ड थ्रो करते हो तो अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन होती है, उसकी एक्सेलरेशन को हम कितना कंसीडर करते हैं? उसके एक्सेलरेशन को हम कंसीडर करते हैं माइनस g के इक्वल। अब ऐसे ही इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट है। हेयर एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन, अप द इंक्लाइंड प्लेन पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो बन जाएगी माइनस में g sin थीटा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और साइन की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये बन जाएगी माइनस में √3g डिवाइडेड बाई 2। अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अब ये एक्सेलरेशन क्या है? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज कर सकते हैं। सो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर आप ना यूज करते हो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, v स्केयर माइनस में u स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इंटू एस। फाइनल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी u से इसको थ्रो किया हुआ है। एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में g sin थीटा, माइनस आगे लिख दोगे तो ये बन जाएगा √3g, और मान लीजिए उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो s1 है इस केस में, तो ये बन जाएगा आपके पास s1। फर्दर आपके पास ना यहां से अगर आप ना s1 की वैल्यू इवैल्यूएट करते हो, s1, अच्छा डिस्टेंस को तो इन्होंने ना s1 को आप क्या लिखोगे? x1 लिख देना। x1 डिस्टेंस मान रखा ना, x1। अब आप अगर x1 के लिए इसको ना सोल्व करते हो, इसका मतलब अगर आप ना x1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करते हो, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी u का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3g। ये तो इस केस में आपके पास ना वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप ना इसका सेकंड केस डिस्कस करते हो, दूसरा जब आप इसका ना केस डिस्कस करोगे, उस केस में जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उसकी वैल्यू बन जाएगी 30 डिग्री। फर्दर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ना इनिशियल वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड किया? जो इनिशियल प्रोवाइड की थी, फाइनल उसकी वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाएगी उसकी। फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी? उसकी 0 बन जाएगी। और मान लीजिए उस केस में जो वो पाथ लेंथ ट्रेवल करता है, वो पाथ लेंथ मान लीजिए आप ना इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है? x2 से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो अगेन यहां पे अगर आप देखोगे, हेयर यहां पे जो एक्सेलरेशन है अप द इंक्लाइंड प्लेन, ये बन जाएगी माइनस में g sin थीटा। मान लीजिए यहां पे जो हमने एंगल इनिशियली यूज किया था इसको θ1 का नाम दे देते हैं, और इस केस में आप इसको ना θ2 का नाम दे दो, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग है ना। एंगल कितना है? 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा माइनस में g डिवाइडेड बाई 2, माइनस में g डिवाइडेड बाई 2। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अगेन यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो। सो
यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप इसकी यूज करते हो ना, तो देखो फाइनल वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी सेम है उसकी, उसी के जितनी, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू है माइनस में जी, और इसका डबल करोगे जी बन जाएगा, और डिस्टेंस होता है x2। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास है ना x2 की वैल्यू आई है, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। फाइनली हमने ना क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x1 का रेशियो ना x2 के रेशियो से फाइंड आउट करना है। मैं उसको ना यहां पे लिख देता हूं, x1 का रेशियो x2, x1 का रेशियो x2 के साथ, सिंपली 1/3 और यू स्क्वायर बाई जी तो कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा क्या, x1/x2 है अगर, ये √3/1 आएगा, √3/1, √3/1 तो ऑप्शन में है ही नहीं है। अच्छा अब ये देखो ना, जिस प्लेन का इंक्लिनेशन ज्यादा है तो वहां पे तो ये कम हाइट तक ही ट्रेवल कर पाएगा, और जिसका इंक्लिनेशन कम है वहां ये ज्यादा हाइट तक ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद यही वैल्यू बन जाएगी 1/√3, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। होप यू एंजॉय द क्लास वेरी मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज मी। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड सिंबल एग्जिस्ट करता है वो क्या है, यू से आप उसको एक्सप्रेस कर दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2i + 3j, वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है। एंड एक्सेलरेशन, अब जो इसकी एक्सेलरेशन है वो भी आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन भी उसकी क्या गिवन है आपको ना, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। कितनी वैल्यू है, 0.3i + 0.2j, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है 10 सेकेंड पे, और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब जो एक्सेलरेशन है ना, जो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो एक ना कांस्टेंट वैल्यू है। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यूज कीजिए, वेक्टर सेंस में ही आपने इसको ना रिप्रेजेंट करना है, u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 2i + 3j, प्लस में ये 3j है ना, प्लस में एक्सेलरेशन एक वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ लिख दीजिए, कोई बात नहीं, 0.3i + 0.2j, और कितने सेकंड बाद पूछ रखी है, 10 सेकंड के बाद, 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। फर्दर जब आप इसको एक्सपेंड करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, अगर आप इसके ना आई वाले कोफिशिएंट ऐड कर देते हो, यहां पे कोफिशिएंट 2 है, 10 से मल्टीप्लाई करके वो 3 बन जाएगा, प्लस में ऐसे ही ना इसका जे कंपोनेंट ऐड कर दोगे, फर्स्ट जे कंपोनेंट 3 है और दूसरा जे कंपोनेंट 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बन जाएगा, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी, 5i + 5j। क्या पूछ रखा है, मैग्नीट्यूड पूछ रखा है। अब वेलोसिटी का जब आप ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो, वेलोसिटी का जब आप ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर सिंपली, और ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और वो 2 बार यूज किया हुआ है, तो ये वैल्यू आपको कितनी प्रोवाइड करेगा, 5√2 मीटर पर सेकंड, 502, और यूनिट इन्होंने जो भी यूज कर रखी है उसके हिसाब से इन्होंने सिंपली यूनिट लिखा हुआ है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। वेक्टर फॉर्म में ही हमने इसको सोल्व किया है, वेक्टर फॉर्म में ही इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, कर लोगे आप इसको ट्राई, उसकी स्पीड पूछ रखी है। स्पीड क्या होता है बेसिकली, इस बात का आपने ध्यान देना, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। सो ट्राई इट इन वेक्टर फॉर्म एज प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अपने इसको कैसे ट्राई करना है, उसी के जैसे ही तो ट्राई करना है।
होप आप ये कर लोगे क्वेश्चन। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या सिचुएशन गिवन है? एक मैन है जो स्लिप कर रहा है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन से, और एक बैग है उसको ना फॉल डाउन करवा दिया सेम हाइट से। देन द वेलोसिटी ऑफ बोथ इज रिलेटेड एज, वीएम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन, और वी बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बैग। उन दोनों की ना वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जब वो ना बॉटम पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए यहां पे एक ना मैन है, इस मैन की अब ये जैसे ना इनक्लाइंड प्लेन से क्या कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, स्लिप कर रहा है, स्लिपिंग। और स्लिप करते टाइम ना जो फ्रिक्शनलेस इनक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शनलेस इनक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है देन द वेलोसिटी ऑफ इज रिलेटेड एज। अब इनिशियल तो इस मैन की भी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही थी देखा जाए तो, यहां पे जब ये फाइनली पहुंच जाएगा, फाइनल वेलोसिटी वी एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितनी बन जाएगी इस बंदे की, किसके कंपैरिजन में? अब इन्होंने क्या बोल रखा है, यहां से ना एक ना बैग को ना फ्री फॉल मोशन करवा दी, एक बैग को क्या करवा दिया, एक बैग को यहां से ना फ्री फॉल मोशन करवा दिया। ये बैग है, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनली जब ये बैग ना ग्राउंड पे हिट करेगा, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी को इन्होंने ना वी बी से एक्सप्रेस किया हुआ है। अब आप ध्यान देना, अगर ना फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, सबसे पहले तो ना मोशन की, बैग की मोशन तो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी है। बैग की जो मोशन है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्या वैल्यू बन जाएगी, √2gh। इंक्लाइंड प्लेन की हाइट ना दोनों के लिए सेम है, इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है वो क्या रहेगी, दोनों के लिए सेम रहेगी। इंक्लाइंड प्लेन की हाइट तो सेम ही रहेगी ना। सो ये बैग है, ये इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करेगा। हेयर ड्यू टू, अब यहां पे कोई भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, एज ड्यू टू फ्रिक्शनलेस सरफेस, velocity of man at the bottom is equal to velocity of bag at the bottom। दोनों की वेलोसिटी क्या बन जाएगी, सेम बन जाएगी। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस ना होता तब उस केस में वेलोसिटी डिफरेंट बन जानी थी, धीरे धीरे ना मोशन क्या हो जाता, फ्रिक्शन फोर्स को भी हमने उसमें ना कंसीडर करके चलना पड़ता है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको डाउट हो तो अपने डिस्कस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। फर्दर आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपने। थैंक यू वेरी मच।